अभी ये समझ में आ गया कि ड्राइवर टेस्ट इज अ डिफरेंट रेफरेंस वेरिएबल फ्रॉम टेस्ट क्लास एंड दिस ड्राइवर इज अ डिफरेंट रेफरेंस वेरिएबल फ्रॉम पॉम क्लास। तो अभी मैं इसके नाम सेम कर सकता हूँ, ड्राइवर टेस्ट की जगह एक ही लिखेंगे ड्राइवर, यस सर। ठीक है। बट ये ड्राइवर वेरिएबल अलग है और ये वेरिएबल अलग है, ये दो अलग अलग वेरिएबल है। क्लियर? सर ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, हम टेस्ट क्लास में पॉम क्लास को यूज कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट क्लास में पॉम क्लास को यूज कर रहे हैं। जैसे इसका बनेगा, ये लॉगिन पेज के पॉम क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसमें हम ड्राइवर टाइप के आर्गुमेंट पास करते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट आपने टेस्ट क्लास में क्रिएट किया था, ये ऑब्जेक्ट एज अ इनपुट लॉगिन और साइन अप पेज के आर्गुमेंट में जाएगा, इसके कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट में जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसके पास, ठीक है। ये हो गया पॉम क्लास का ड्राइवर इक्वल्स टू टेस्ट क्लास का ड्राइवर इक्वल्स टू ये ऑब्जेक्ट। यस और नो? यस। इतना समझ में आया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है, लॉगिन और साइन अप पेज कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट में, यानी कि यहाँ पे इसके पास आएगा, ठीक है। और यहाँ इसके पास जो ऑब्जेक्ट है वो किसको दिया जा रहा है, इनिट एलिमेंट मेथड के आर्गुमेंट में भेजा जा रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर क्रिएट किया था टेस्ट क्लास में, ये कहाँ पे जा रहा है, इनिट एलिमेंट्स मेथड की आर्गुमेंट में जा रहा है। तो उसको क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, किसका, क्रोम ड्राइवर का, यानी कि कौन मिल गया, ब्राउजर मिल गया, करेक्ट? ठीक है, तो ब्राउजर यहाँ तक चले गया। अब यहाँ पे जो सेकंड आर्गुमेंट होती है वो होती है ऑब्जेक्ट क्लास की। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास की आर्गुमेंट है, बट यहाँ पे हमने लिखा दिस, तो दिस लिखने की वजह से दिस कीवर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ करंट क्लास, इंस्टेंस ऑफ करंट क्लास, ठीक है। और करंट क्लास का इंस्टेंस कौन है, लॉगिन। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना आपने, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो क्या क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के टाइम पे मैंने स्टेप्स बताए थे कैसे कैसे एग्जीक्यूट होता है। कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, सबसे पहला काम क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट बनाना, करेक्ट? ऑब्जेक्ट बनाने के बाद दूसरा काम क्या करता है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करना, करेक्ट? एंड तीसरा काम करता है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करना, यानी कि ये कोड ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद एग्जीक्यूट होता है। यस और नो? ऑब्जेक्ट बन चुका है, ऑब्जेक्ट बनने के बाद ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, हाँ या ना? यस राइट। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने पे जो ऑब्जेक्ट बना था, उसी ऑब्जेक्ट को ये इनिट एलिमेंट्स मेथड की सेकंड आर्गुमेंट में डालता है। इज इट क्लियर? इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने से जो ऑब्जेक्ट मिला था, उसी ऑब्जेक्ट को इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज किया जा रहा है। समझ में आया? यहाँ पे तो यूज हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी यूज हो रहा है सेकंड आर्गुमेंट में। और इस ऑब्जेक्ट के जितने भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, उन सभी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का काम कौन करेगा, इनिट मेथड, इनिट एलिमेंट मेथड्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से उसको क्या मिलता है, वेब एलिमेंट कौन से इनिशियलाइज करने हैं, और यहाँ पे क्या मिलता है, कौन से ब्राउजर पे फाइंड करने हैं। गॉट इट? अब इनिट एलिमेंट्स मेथड जब एग्जीक्यूट होती है तो ये दोनों आर्गुमेंट ले लेगा, ब्राउजर का भी ऑब्जेक्ट ले लेगा एंड पॉम क्लास का भी ऑब्जेक्ट ले लेगा। और यहाँ पे जो पॉम क्लास का ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में वो सर्च करेगा किसको, @find by एनोटेशन को, उस ऑब्जेक्ट में सर्च करेगा @find by एनोटेशन को, ठीक है। और @find by एनोटेशन मिलने के बाद यहाँ से वो उठाता है लोकेटर और लोकेटर एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर कि लोकेटर कौन सा यूज करना है और लोकेटर एक्सप्रेशन कौन सा यूज करना है, वो उसको यहाँ से मिलता है। आपने एक्सपाथ यूज किया, तो अब इनिट एलिमेंट्स मेथड को लोकेटर मिल गया, लोकेटर का एक्सप्रेशन मिल गया। अब इनिट एलिमेंट्स मेथड कॉल करता है फाइंड एलिमेंट मेथड को। इज इट क्लियर? इस मेथड के अंदर ऐसा कोड लिखा है कि ये मेथड इंटरनली किसको कॉल करेगा, फाइंड एलिमेंट मेथड को। और फाइंड एलिमेंट मेथड में आर्गुमेंट भेजेगा by.xpath और उसके आर्गुमेंट में भेजेगा ये वाला लोकेटर। और फाइंड एलिमेंट जाएगा यूआई पे, इस एक्सपाथ को लेके वेब एलिमेंट फाइंड करेगा। वेब एलिमेंट अगर मिल गया
ठीक है, तो इनिट एलिमेंट्स मेथड में, इनिट एलिमेंट्स मेथड के अंदर फाइंड एलिमेंट को कॉल किया, अगर वेब एलिमेंट मिल गया तो जिस @find by को सर्च किया था उसी के नीचे उसको कौन मिलता है, वेब एलिमेंट, जिसके अंदर उसको स्टोर करना होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इनिट एलिमेंट्स मेथड जो है वो किसके भरोसे चलता है, @find by। प्लस इस ये मेथड सिर्फ और सिर्फ किसको इनिशियलाइज कर सकता है, वेब एलिमेंट को, बाकी टाइप के वेरिएबल को नहीं कर सकता। इंटीजर लिखूंगा तो उसको इनिशियलाइज करने का काम नहीं है इसका। इसका काम क्या है, वेब एलिमेंट फाइंड करो और स्टोर करो, वेब एलिमेंट फाइंड करो और स्टोर करो। ठीक है, ऐसा कोड इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसी वजह से क्या इनिशियलाइज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वेब एलिमेंट। इसी वजह से फाइंड बाय के नीचे आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वेब एलिमेंट। इज इट क्लियर? इंटीजर वगैरह लिखेंगे तो ये काम करने वाला है क्या, नहीं करने वाला। इज इट क्लियर? क्योंकि जब एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो आपका प्रोग्राम इसी लाइन पे ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो कौन सा है, वेब एलिमेंट टाइप का। स्टोर किस में कर रहे हैं, इंटीजर टाइप में, विच इज नॉट पॉसिबल। गॉट इट? यस। ठीक है, सो इनिट एलिमेंट्स मेथड जब एग्जीक्यूट होती है तो यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं, दिस क्लास, दिस कीवर्ड, दिस यानी कि करंट क्लास का ऑब्जेक्ट लेंगे, विच इज ओके। ठीक है, बट यहाँ पे जो पॉम क्लास आर्गुमेंट में आया है उस पॉम क्लास में जाके सर्च करेंगे @find by annotation को। @find by annotation सर्च करने के बाद उसको 3 चीजें मिलती है, लोकेटर, लोकेटर एक्सप्रेशन और वेब एलिमेंट का नाम। क्लियर? लोकेटर और लोकेटर एक्सप्रेशन यूज करके फाइंड एलिमेंट मेथड रन करेगा, वेब एलिमेंट को ढूंढ के लाएगा यूआई से और इसके अंदर लाकर स्टोर करेगा। ठीक है, फिर ये चेक करेगा अगला @find by, अगला @find by मिला। ठीक है, तो अगेन उसको 3 चीजें मिलेंगी, लोकेटर, लोकेटर एक्सप्रेशन, वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट ढूंढेगा, लाकर रेफरेंस में स्टोर करेगा, फिर चेक करेगा नेक्स्ट @find by। ऐसा तब तक जब तक सारे के सारे @find by खत्म नहीं हो जाते। इज इट क्लियर? यस यस सर। ठीक है, अब इस मेथड की एक स्पेशलिटी ये है कि अगर ये इस वाले एलिमेंट को ढूंढने के लिए जा रहा है, ठीक है, और उसको ये वाला एलिमेंट नहीं मिला, नहीं मिला तो क्या आता है, नो सच नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। लेकिन ये मेथड नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन नहीं दिखाता। देखो, एलिमेंट कब फाइंड हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे फाइंड हो रहे हैं। करेक्ट? इस क्लास में जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी ये सारे के सारे वेब एलिमेंट फाइंड हो रहे हैं। लेकिन जब इनिट एलिमेंट्स मेथड एग्जीक्यूट हो रही है और एलिमेंट फाइंड किए जा रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे, फॉर्म क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तब, अगर एलिमेंट वहां पे नहीं मिला तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन थ्रो नहीं होता। इज इट क्लियर? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन थ्रो नहीं होता, उसको वो ये मेथड उसको इग्नोर कर देती है। अगर मिल गया तो लाकर स्टोर करेगा और नहीं मिला तो एक्सेप्शन को इग्नोर करेगा। आपको कंसोल विंडो में कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा और प्रोग्राम भी कंटिन्यू रहेगा। जब आप मेथड्स को कॉल करते हो, पॉम क्लास की मेथड को कॉल करते हो, ठीक है, ये वाली, तो इनिट एलिमेंट्स मेथड, जब आप मेथड को कॉल कर रहे हो, यहाँ पे 3 मेथड को कॉल किया, हर एक मेथड को कॉल करते वक्त सारे कॉल कहाँ से जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट से जा रहे हैं। जब आप इन मेथड्स को कॉल करते हो, इनिट एलिमेंट्स मेथड एक और बार पासवर्ड को फाइंड करता है। इज इट क्लियर? एक्शन परफॉर्म करने के पहले, ये एक्शन परफॉर्म हो रही है ना, है ना, एक्शन परफॉर्म होने के पहले एक बार ये फिर से पासवर्ड को फाइंड करता है, एंड अगर उस टाइम पे वेब एलिमेंट नहीं मिला तो फिर थ्रो करेगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, स्टेल एलिमेंट को इग्नोर करने का भी यही आंसर है, क्योंकि वो एलिमेंट को दोबारा सर्च करता है। गॉट इट? पहली बार ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे और दूसरी बार एक्शन परफॉर्म होते टाइम पे वेब एलिमेंट फाइंड किए जा सकते हैं। क्लियर एवरीवन? यस Yes, sir. सो इसी वजह से हम इनिट एलिमेंट्स मेथड को यूज कर रहे हैं, जो कि पेज फैक्ट्री की स्टैटिक मेथड है। इस तरीके से सारे के सारे वेब एलिमेंट फाइंड होते हैं, और एक बार फाइंड हो गए, ठीक है, तो इस तरीके से हम मेथड्स को भी कॉल कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन इन दिस? सिर्फ आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बनाया था वो ऑब्जेक्ट इनिट एलिमेंट्स मेथड के आर्गुमेंट में जा रहा है, सेम ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे है, उसके लिए हमने ये एडजस्टमेंट किया था, दिस वन।
ताकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट भेज सके. गॉट इट? Yes. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्रोम ब्राउजर का. नया ऑब्जेक्ट बनेंगे तो नया ब्राउजर खुलेगा और उस ब्राउजर में एलिमेंट को फाइंड करेगा. लेकिन यूआरएल उसमें नहीं ओपन हुई थी. यूआरएल ओपन हुई थी इस ऑब्जेक्ट में जो टेस्ट क्लास में बना था. क्लियर? इसी वजह से हम यहाँ पे नए ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्रोम ड्राइवर के. पूरे एग्जीक्यूशन में क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट एक ही रहेगा. गॉट इट? Yes, sir. एनी क्वेश्चन इन दिस? एक्चुअली मुझे ना वो फेसबुक को ऑटोमेट करते टाइम ना स्टील एलिमेंट एक्सेप्शन आया था. मतलब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है, फिर एग्जीक्यूट खत्म होने के बाद अगर मैं सेकंड टाइम करती हूँ ना तो फिर वो एक्सेप्शन थ्रो होता है, स्टील एलिमेंट एक्सेप्शन. फॉर्म क्लासेस में यस सर. मुझे कोड भेजो, आपने क्या किया. यस सर. बट सर वो मतलब अगर थोड़ी देर रुकने के बाद फिर एग्जीक्यूट करूँ तो करेक्टली एग्जीक्यूट होता है, और अगर तुरंत करने जाती हूँ तो फिर वो एक्सेप्शन आता है. कोड भेजो पहले पूरा, Yes, sir. सारे के सारे फॉर्म क्लासेस और टेस्ट क्लास का पूरा कोड प्लस एक्सेप्शन कहाँ पे आ रहा है वो भी. Yes, sir. सर वो इम्प्लिसिट वेट अगर बढ़ा दिया जाए तो फिर वो मतलब अभी मैंने 5 सेकंड का ही दिया है वहाँ. जो स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन है उसका मेन रीजन होता है पेज का रिफ्रेश हो जाना बीच में किसी रीजन की वजह से. हाँ, yes, sir. इम्प्लिसिट वेट बढ़ाने से क्या करोगे आप? सिर्फ वेब एलिमेंट को फाइंड करने का टाइम बढ़ाओगे बस. लेकिन स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन वेब एलिमेंट फाइंड करते वक्त आता ही नहीं है. इम्प्लिसिट वेट काम कब करता है? जब फाइंड एलिमेंट मेथड रन होती है, जब इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट कर किया जा रहा है, तब वो इम्प्लिसिटली वेट काम कर रहा है. करेक्ट? लेकिन स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन एलिमेंट को फाइंड करते वक्त नहीं, उसको एक्शन परफॉर्म करते वक्त काम में आता है. मतलब एक्शन परफॉर्म करते वक्त वो एक्सेप्शन जनरेट होता है स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, यानी कि एलिमेंट पहले ही मिल चुका था. इम्प्लिसिट इसमें हेल्प कर पाएगा क्या? क्योंकि एलिमेंट फाइंड हो चुका था, एक्शन परफॉर्म करते वक्त प्रॉब्लम आ रहा है. तो एक्शन परफॉर्म करते वक्त प्रॉब्लम आ रहा है, इम्प्लिसिट काम में आएगा क्या? Yes, sir. नहीं आएगा. एक्सप्लिसिट आ सकता है एक बार, लेकिन इम्प्लिसिट नहीं आ सकता. गॉट इट? Yes, sir. बट सर इम्प्लिसिट के लिए एक्सप्लिसिट के लिए हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो मतलब उस केस में क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे? डिपेंड करता है कि आप एक्शन क्या कर रहे हो. क्लिक कर रहे हो तो वहां पे इस एलिमेंट इज क्लिकेबल वाली मेथड है. अलर्ट का वेट कर रहे हो तो अलर्ट वाली, ऐसे मेथड ढूंढनी पड़ेंगी. वो एक्शन क्या कर रहे हो उसके हिसाब से मेथड सेलेक्ट होगी. स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन इग्नोर करने की कोई मेथड नहीं है. इज इट क्लियर? जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आपको सेंड किसके लिए आ रहा है? क्लिक के लिए आ रहा है या फिर गेट टेक्स्ट करने के लिए आ रहा है, उसके हिसाब से वो एक्शन परफॉर्म करनी पड़ेगी. फॉरगॉट पासवर्ड का जो मतलब है ना, तो उसमें गेट टेक्स्ट से वो ईमेल आईडी तो वहां से ली जो पहले मतलब पासवर्ड गलत देने की वजह से जो आया था, वो फिर नेक्स्ट पेज पे फिर वही से ईमेल आईडी तो कंटिन्यू गेट. ठीक है, आप मुझे पहले कोड भेजो, ऐसे बोलने से नहीं समझ में आता है. ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है पहले कोड भेजो. बोलने से इतना इजी नहीं होता कि आप कुछ बोलेंगे और मैं सब समझ रहा हूँ उस चीजों को, आपने क्या प्रोग्राम बनाया, ऐसे नहीं होता. सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि हम जो इनिट एलिमेंट में आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ड्राइवर का रेफरेंस दे रहे हैं ऑब्जेक्ट का एंड दिस कीवर्ड दे रहे हैं, तो दिस कीवर्ड के लिए कोई ऑल्टरनेटिव है या दिस कीवर्ड ही देना है ऑलवेज फॉर दिस कीवर्ड ही देना है ऑलवेज. देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव. क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्या भेजना है मुझे? पॉम क्लास का ऑब्जेक्ट भेजना है. कौन से पॉम क्लास का? इसी पॉम क्लास का ऑब्जेक्ट भेजना है. जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट का हुआ था, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बनेगा. कंस्ट्रक्टर को कॉल कहाँ पे किया? टेस्ट क्लास में. ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यही ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे भेजना है. अब अगर मैं दोबारा न्यू फॉरवर्ड पासवर्ड करूंगा तो वो नया ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, नया नहीं बनाना है. इस कंस्ट्रक्टर को जब कॉल करेंगे तब जो ऑब्जेक्ट बनेगा, सेम वही ऑब्जेक्ट आपको इनिट एलिमेंट्स मेथड की सेकंड आर्गुमेंट में पास करना होता है. सो देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर दिस कीवर्ड. ओके सर. या यस सर. ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन?
आई होप कि आपने टेस्ट क्लासेस कुछ तो बना के रखे होंगे। आपको प्रॉब्लम किसी एक प्रोजेक्ट में होगा, लेकिन अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जैसे मैंने बोला था, तो आपके पास एक प्रोजेक्ट या 2 या 3 प्रोजेक्ट तो ऐसे होंगे जो अच्छे तरीके से कोड रन कर रहे हैं। जिसमें प्रॉब्लम है उसके स्क्रीनशॉट भेज के रखो, ठीक है। Okay. देन अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि टेस्ट क्लास कैसे डिजाइन करना है। पॉम क्लास का कंसेप्ट हमारा यहाँ पे पूरा हुआ। पॉम क्लास में बस इतना ही, ऐसा ही कोड रहेगा जो हमने पॉम क्लास में देखा था, ठीक है। बदलने वाला है तो मेथड्स के अंदर का कोड, वेब एलिमेंट के एक्सपाथ, ठीक है। देन अभी हमको टेस्ट क्लास डिजाइन करना है। टेस्ट क्लास हम कभी भी इस तरीके से नहीं बनाते जैसे हमने अभी बनाए थे। ये तो सिर्फ एक टेस्ट था कि आपके बनाए गए पॉम क्लासेस ठीक से रन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो हम टेस्ट क्लासेस में कभी भी मेन मेथड यूज नहीं करते। इज इट क्लियर? यानी कि हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेन मेथड नहीं होता। इज इट क्लियर? यस सर। स्टार्टिंग मेन मेथड से नहीं होता। स्टार्टिंग करने के लिए हम यूज करते हैं टेस्ट एनजी। ये एक अलग से लाइब्रेरी है जो आपको आपके इक्लिप्स में इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्लग इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आज वो बताऊंगा कि उसको कैसे प्लग इन करना है, ठीक है, और चेक कैसे करना है। सबसे पहले आप आपके इक्लिप्स में हेल्प में जाएंगे। हेल्प में जाना है। हेल्प में जाने के बाद इक्लिप्स मार्केट प्लेस में जाना है, ठीक है। इसको ओपन होने के लिए टाइम लगेगा, इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। सो ये प्रोसेस को कंप्लीट होने देना पड़ेगा आपको जब तक ये ग्रीन लाइन कंप्लीट नहीं होती। मेरे इसमें ज्यादा टाइम ले रहा है, आपके इसमें नहीं करेंगे इतना, ठीक है। सो एक बार ये पूरी तरह लॉन्च हो गया, अब यहाँ पे सर्च का विंडो है, यहाँ पे सर्च करेंगे आप टेस्ट एनजी, ठीक है। इस तरीके से टेस्ट एनजी सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन आएगा टेस्ट एनजी फॉर इक्लिप्स, एंड यहाँ पे रहेगा इंस्टॉल का बटन इस तरीके से, ठीक है। मेरे इसमें इंस्टॉल्ड आ रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे रहेगा इंस्टॉल का बटन। उस बटन पे क्लिक करो, ठीक है। तो इंस्टॉल पे अगर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बाद इस तरीके से विंडो आएगा। टेस्ट एनजी का आएगा, यहाँ पे टेस्ट एनजी लिखा रहेगा जैसे यहाँ पे है, ठीक है। इस तरीके से आएगा। तो ये वेरीफाई कर लेना कि तीनों चेक बॉक्सेस क्लिक है, ठीक है। इसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे, मैं यहीं पे बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप कंफर्म करेंगे तो आपको इस तरीके से वो लाइसेंस को एक्सेप्ट करने के बारे में पूछेगा। बस एक्सेप्ट द लाइसेंस कर दो, फिनिश कर दो, उसके बाद टेस्ट एनजी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? नेट कनेक्टेड रखना पड़ेगा, ये कुछ फाइल डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा। गॉट इट? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद हमको अब ये जो विंडो है ये कुछ लोगों को आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये विंडो आता है तो आपका ये वाला चेकबॉक्स सिलेक्टेड नहीं होता, बस इसको क्लिक कर लो, सिलेक्ट कर लो और ट्रस्ट सिलेक्टेड पे क्लिक कर देना। गॉट इट? ठीक है। आया तो, नहीं आया तो इग्नोर करो, ठीक है। बस यहाँ तक। तो इसके बाद क्या होगा, आपका टेस्ट एनजी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा आपके इक्लिप्स में, ठीक है। यानी कि टूल आपने डाउनलोड कर लिया। अब हमको टेस्ट एनजी लाइब्रेरी ऐड करनी है हमारे प्रोजेक्ट में। जैसे मैंने स्टार्टिंग को समझाया था, जेवीएम में 2 चीजें आती है, मतलब जेडीके में 2 चीजें आती है, जेवीएम और जेआरई। जेआरई क्या है? लाइब्रेरी है, और जेवीएम क्या है? वो टूल है, वो प्लेटफॉर्म है जिसके बेसिस पे जावा बेस्ड प्रोग्राम रन होते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अभी हमने जो किया, इक्लिप्स मार्केट प्लेस में टेस्ट एनजी इंस्टॉल किया, वो टूल था, वो टूल इंस्टॉल हो गया, ठीक है, जिसके जरिए टेस्ट एनजी प्रोग्राम्स रन हो सकते हैं। लेकिन अब हमको क्या चाहिए? टेस्ट एनजी की लाइब्रेरी चाहिए जो आपके प्रोजेक्ट में नहीं होती, उसको हमको ऐड करना होता है। गॉट इट? यस। ठीक है। तो वो लाइब्रेरी हम हमेशा कहाँ से ऐड करेंगे माविन में? फॉर्म में एक्सटर्नल और डिपेंडेंसीज के। ये एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। अब इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको? माविन रिपोजिटरी। तो माविन रिपोजिटरी पे जाओ, टेस्ट एनजी सर्च करो, ठीक है। स्पेस नहीं देना है टेस्ट एनजी जब भी आप सर्च करोगे, वो इक्लिप्स में करो या फिर यहाँ पे करो, स्पेस नहीं देना। देन टेस्ट एनजी का फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ओपन करो। फर्स्ट ऑप्शन आएगा तो इस तरीके से यहाँ पे टेस्ट एनजी के अलग अलग वर्जन दिए हैं, इनमें से आप कौन सा भी यूज कर सकते हो। लेकिन 7.5 और उसके आगे के वर्जन में कुछ एक स्टार्टिंग में एरर आते हैं, जैसे हमने एक्सेल सीट के कोड के टाइम पे देखा था, राइट? लॉग4j का एरर आता था, एग्जीक्यूट होता था लेकिन एरर आता था।
ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी है, कुछ एरर मैसेजेस डिस्प्ले करता है बट एग्जीक्यूट होता है। तो आप इसको छोड़ो, आप इनमें से 7.5 के नीचे का कोई भी वर्जन यूज कर लेना, ठीक है, हमको कोई भी चलेगा। आपके प्रोजेक्ट मोस्टली 2018 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इनमें से कोई वर्जन यूज करेंगे। आपके प्रोजेक्ट में जो एक्चुअल वर्जन है वो कुछ 6.14 वाला रहेगा। इज इट क्लियर? यस वही ले ठीक है, 6.14 वाला रहेगा, बट आप अगर चाहो तो इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर इंटरव्यू में पूछते हैं तो आपको इनमें से कोई नंबर बताना है। इज इट क्लियर? तो ये नंबर जो है नोट डाउन करके रखना, ठीक है, क्योंकि टेस्टएनजी के लाइब्रेरी में इतने भी कोई बड़े बड़े डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे लेटेस्ट से मैं अभी 7.4 वाला ले रहा हूँ, तो 7.4 वाला ओपन करो, यहाँ से कोड उठाओ और यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। हियर नाउ ये सेलेनियम का कोड है एंड ये टेस्टएनजी का कोड है, लेकिन ये दोनों के दोनों डिपेंडेंसीज के अंदर है, ये याद रखना। इज इट क्लियर? नहीं तो आप ऐड करेंगे यहाँ पे तो वो नहीं चलेगा, एरर देगा। इज इट क्लियर? अगर आप मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा कोड तो ये मुझे एरर देगा। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, तो सेलेनियम का कोड जहाँ पे खत्म होता है उसके ठीक नीचे ये वाला कोड ऐड कर देना। अभी अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये लाइब्रेरी है, इसको हम इस फाइल को जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे टेस्टएनजी की फाइल्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है, दिख रहा है? ये जो डार्क कलर में दिख रही है ना, ये 2 फाइल और ये 1 फाइल, ये 3 फाइल इस कोड ने ऐड की है। गॉट इट? Yes, sir. नाउ अब ये लाइब्रेरी ऐड करने के बाद, ठीक है, हमको ये वेरीफाई करना है कि टेस्टएनजी के प्रोग्राम आपके प्रोजेक्ट में सही से रन हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, तो कोई भी एक टेस्ट क्लास बना लो, एक यहाँ पे फिलहाल के लिए नया पैकेज बना लेना, क्योंकि आपने एक पैकेज पहले ही बनाया होगा टेस्ट वाला। इस पैकेज को आगे जाके हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, फिलहाल मत करना, क्योंकि अभी आपको वो कोड कॉपी पेस्ट में काम में आने वाला है। सो एक पैकेज बना लेना जिसको नाम देना लेटेस्ट से टेस्टएनजी, ठीक है, टेस्टएनजी पैक, फिलहाल के लिए ऐसा नाम देके रख लो। नाउ यहाँ पे क्लास क्रिएट करना, so इसको नाम देते हैं टेस्टएनजी क्लास, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको कुछ कोड लिखना है, जैसे बता रहा हूँ ठीक वही लिखना। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक एनोटेशन ऐड करना पड़ता है, एनोटेशन यानी कि जो @ के साथ शुरू होता है। देन आपको लिखना है बिफोर क्लास, ठीक है। यहाँ पे एंटर देके यहाँ पे एक मेथड का नाम लिखना है, मतलब मेथड डिक्लेयर करनी है, पब्लिक वॉइड, मेथड का नाम भी रखना है बिफोर क्लास। नाम कुछ भी रख सकते हो मेथड का, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 मेथड लिखनी है, तो जो एनोटेशन का नाम है वही मेथड का नाम लिख रहा हूँ। लेकिन बी स्मॉल है और बी स्मॉल ही चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बी कैपिटल करता हूँ तो मुझे एनोटेशन को इंपोर्ट करने के ऑप्शन नहीं आने वाले बाद में। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, Yes, sir. तो मेथड का नाम जो है वो ठीक से लिखो। एंड बिफोर क्लास को इंपोर्ट तब करना जब आप मेथड का डिक्लेरेशन पूरी तरह लिख चुके हो, लाइक दिस, ठीक है। जब तक आप मेथड नहीं लिखते तब तक वो इंपोर्ट के ऑप्शन भी आपको सही से नहीं देता, ठीक है। अभी आ रहा है कि इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं. नहीं, इंपोर्ट का ऑप्शन तभी आएगा जब आप मेथड लिख लेंगे। अब मेथड लिखा मैंने, यहाँ पे गया, इंपोर्ट का ऑप्शन आया क्या? नहीं। ऐड टेस्टएनजी लाइब्रेरी का ऑप्शन आया, लेकिन इसको क्लिक नहीं करना। इसको क्लिक करेंगे तो लाइब्रेरी आपको यहाँ पे दिखेंगी टेस्टएनजी की अलग से, जैसे हम राइट क्लिक बिल्ड पाथ करते थे ना, उस तरीके से लाइब्रेरी ऐड करेंगे। अगर आप ऐड टेस्टएनजी लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो हमको ऐड टेस्टएनजी लाइब्रेरी करना ही नहीं है, हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। इज इट क्लियर? हमको सिर्फ इंपोर्ट चाहिए। इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं? क्यों नहीं आ रहा? एनोटेशन का नाम, क्लास का नाम, मेथड का नाम एग्जैक्टली सेम है। एनोटेशन का और मेथड का नाम एग्जैक्टली सेम है, कैरेक्टर टू कैरेक्टर सेम है। अब बी को स्मॉल कर दो, अब देखो इंपोर्ट का ऑप्शन आता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो एनोटेशन का नाम और मेथड का नाम डिफरेंट होना चाहिए, इस वजह से यहाँ पे बी तो वैसे भी हम मेथड के नाम की स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? स्मॉल लेटर से, तो वो रूल भी याद रखना है। तो यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन सही से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे
प्रिंटिंग में एनोटेशन का ही नाम डाल देते हैं। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। इसके बाद दूसरा मेथड लिखना है बिफोर मेथड। ठीक है, सेम तरीके से पब्लिक वॉइड मेथड का नाम बिफोर मेथड, बी स्मॉल रखना है, एनोटेशन में बी कैपिटल होता है। ठीक है, देन इसको भी इंपोर्ट कर लेना। अब यहाँ पे एक तीसरा एनोटेशन ऐड करना है कॉल्ड एज @test। यहाँ पर भी मेथड लिखनी है। ठीक है, इसके बाद टेस्ट को भी इंपोर्ट कर लो। ठीक है, फ्रॉम टेस्ट-ng एनोटेशन। देन नेक्स्ट एनोटेशन ऐड करना है बिफोर ने सॉरी आफ्टर मेथड। बस एनोटेशन लिखना है, एनोटेशन के नीचे एक एक मेथड लिखनी है। जो नाम एनोटेशन का है वही नाम मेथड का रखो, लेकिन स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से होनी चाहिए। ठीक है, देन इसको भी इंपोर्ट कर लो एंड यहाँ पे आएगा @after class। ठीक है, आफ्टर क्लास को भी इंपोर्ट कर लो। ये पांचों के पांचों एनोटेशंस लिखने हैं, उसके बाद ही क्लास को रन करना है। इज इट क्लियर? Okay. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये कोड पूरा लिखना है आपको एज इट इज। ठीक है, याद रखना कि मेथड नेम और एनोटेशन के नेम में डिफरेंस होना चाहिए, तभी इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, नहीं तो इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। देन ये एनोटेशन लिखने के बाद अब इस क्लास को हम रन करके देखेंगे। इसमें प्रिंटिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसको रन करके देखेंगे। सो इसके लिए आपको रन बटन के साइड में पहले तो आप डायरेक्ट रन करो। ठीक है, डायरेक्टली रन बटन प्रेस करो। डायरेक्टली रन बटन प्रेस करने के बाद एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट रन करने के बाद अगर यहाँ पे कुछ भी इश्यूज आते हैं कंसोल विंडो में, जैसे कि वो बोलता है मेन मेथड नॉट फाउंड, क्लास नॉट फाउंड, मेन मेथड नॉट फाउंड, अगर ऐसा कुछ आता है, ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, रन कॉन्फ़िगरेशन का। इज इट क्लियर? अगर डायरेक्टली रन करने के बाद रन नहीं हुआ तो रन कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। रन कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करना है आपके इसमें। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नाम दिख रहे हैं, समझ भी नहीं आ रहा है। ये जो बार है ना, इसको थोड़ा सा इधर स्लाइड करो इसको, तो फिर आपको यहाँ पे ठीक से समझ में आता है क्या है। ये सब के सब क्या थे, जावा एप्लीकेशन थे। ये ओपन रहेंगे आपके इसमें, तो जावा एप्लीकेशन को बंद करो। जावा एप्लीकेशन को जब बंद करेंगे, ठीक है, तो आपको नीचे मिलेगा इस तरीके से टेस्ट-ng। तो टेस्ट-ng को ओपन करो या फिर सीधे सीधे टेस्ट-ng पे डबल क्लिक करो। जैसे टेस्ट-ng पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेस्ट-ng दिखाई देगा। वही जावा एप्लीकेशन में यहाँ पे मेन दिखाई देता था, अगर आपने इसके पहले किया होगा तो। अभी यहाँ पे टेस्ट दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट को ब्राउज करना है। ठीक है, अभी जो हमने प्रोजेक्ट बनाया मावेन प्रोजेक्ट, उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, देन यहाँ पे ये मल्टीपल रेडियो बटन है, लेकिन इसमें से हमको क्या चाहिए, सिर्फ क्लास। ठीक है, क्लास ही सिलेक्टेड होना चाहिए। देन यहाँ पे ब्राउज है, ब्राउज पे क्लिक करो। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद हमारा जो टेस्ट-ng क्लास है उसका नाम यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे नहीं आ रहा है, एक मिनट। ठीक है, इसको सेव नहीं किया हमने, इसको सेव करना है पहले। सेव करने के बाद रन कॉन्फ़िगरेशन करना। ठीक है, सो ये हमने मावेन प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, क्लास, और यहाँ पे ब्राउज करते हैं। अभी ये टेस्ट-ng क्लास लिख के आया। Yes. मेरे प्रोजेक्ट में क्लासेस तो काफी सारे हैं, पॉम क्लासेस है, ये टेस्ट नाम के पैकेज में भी क्लासेस है पुराने, लेकिन वो क्लासेस के नाम आ रहे हैं क्या?
नहीं, ठीक है। ठीक यही नाम दिख रहा है टेस्ट एनजी क्लास। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर टेस्ट एनजी एनोटेशंस यूज किए गए थे। इज इट क्लियर? बाकी किसी भी क्लासेस में टेस्ट एनजी एनोटेशन नहीं थे। पॉम क्लास में एक एनोटेशन था @find by, लेकिन वो टेस्ट एनजी का नहीं था, सिलेनियम लाइब्रेरी का ही है। इज इट क्लियर? Yes. तो जिसमें टेस्ट एनजी यूज किया गया वो सारे क्लासेस यहाँ पे दिखेंगे। उनमें से आपका क्लास सिलेक्ट करके रखो, ओके कर देना। तो यहाँ पे पैकेज नेम डॉट क्लास नेम लिख के आएगा। इसके बाद आपको अप्लाई करना है एंड रन करना है। क्लियर? ठीक है। जब ये रन हो जाएगा तो आपको कंसोल विंडो ओपन करना है। ये कंसोल विंडो है, ठीक है। तो आपको ये ऐसे आएगा। कंसोल विंडो के ऊपर आपको एक ये छोटा सा विंडो आएगा। इस विंडो को क्लोज कर देना, यहाँ पे ऑप्शन होता है, या फिर सीधे सीधे कंसोल विंडो पे क्लिक करो, कंसोल विंडो पे आ जाते हो। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्टिंग को ये लिख के आता है रिमोट टेस्ट एनजी डिटेक्टेड टेस्ट एनजी वर्जन। ये वर्जन नंबर है और इसी वर्जन का टेस्ट एनजी लाइब्रेरी हमने ऐड किया था। यस और नो? Yes. ठीक है। देन यहाँ पे जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे ऐड किए थे, बिफोर क्लास, बिफोर मेथड, टेस्ट, आफ्टर क्लास, दिख रहे हैं? Yes. Yes, sir. ठीक है। देन यहाँ पे कुछ लिख के आया एक्स्ट्रा, पास टेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर भी कुछ रिपोर्ट है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये टेस्ट एनजी का एग्जीक्यूशन का रिपोर्ट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ ये चाहिए था कि टेस्ट एनजी का प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पे रन हो रहा है क्या। अगर ये इस तरीके से डिटेल्स आ रही है, दैट मीन्स टेस्ट एनजी ठीक से इंस्टॉल हुआ है। इज इट क्लियर? Yes. Sir. और हमको इतना ही चेक करना है आज कि आपके इसमें टेस्ट एनजी ठीक से इंस्टॉल होता है क्या। फिर हम कल देखेंगे कि इन एनोटेशंस का क्या मतलब है। गॉट इट? अभी आप देखो इस क्लास में ये टेस्ट एनजी क्लास है, इसमें कहीं पर भी मेन मेथड है? नहीं. नहीं है, ठीक है। फिर भी क्लास रन हुआ, आउटपुट लेकर आया। Yes. Yes, sir. ये जो है ये क्या है? मेथड डिक्लेरेशन है, करेक्ट? Yes. डिक्लेरेशन है, और सिर्फ डिक्लेरेशन ही है। इस मेथड को कॉल कहाँ पे किया मैंने? नहीं किया. कहीं पर भी नहीं किया, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूट हो गई। Yes. एग्जीक्यूट हुई तभी तो ये आउटपुट प्रिंट किया उसने, यस ठीक है। Yes. तो यही काम होता है एनोटेशंस का, ऑटोमेटिक कॉल करवाना। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। Yes. तो यहाँ पर बिना मेन मेथड के हम हमारे टेस्ट क्लास डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारे टेस्ट क्लास मेन मेथड से नहीं, टेस्ट एनजी एनोटेशन से ड्राइव होते हैं। ये एनोटेशंस बताते हैं कि कौन सी मेथड को कब कॉल करना है। इज इट क्लियर? और इसी वजह से बिना कॉल किए ही सारी मेथड अपने आप एग्जीक्यूट हो रही है। सभी मेथड को कॉल गया, ऑटोमेटिक कॉल गया और इस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। आउटपुट में देखो सबसे पहले क्या आया? बिफोर क्लास, बिफोर मेथड, टेस्ट, आफ्टर क्लास। ठीक है। मैंने जो मेथड लिखे वो इसी सीक्वेंस में लिखे हैं, बिफोर क्लास, बिफोर मेथड, टेस्ट, आफ्टर क्लास। अब मैं सीक्वेंस को डिस्टर्ब करता हूँ, आफ्टर वाली मेथड ऊपर ऐड कर देता हूँ। अब मेरे लिखने का सीक्वेंस क्या है? आफ्टर मेथड, आफ्टर क्लास, देन बिफोर क्लास, बिफोर मेथड। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब वो रन कॉन्फ़िगरेशन से एक ही बार करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, उसके बाद आप सीधे रन भी करेंगे तो इजीली रन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो मेरा एग्जीक्यूशन सीक्वेंस चेंज हुआ क्या? नहीं। अभी भी बिफोर क्लास वाली ही मेथड पहले कॉल हुई, लेकिन अभी मैंने लिखते वक्त बिफोर क्लास की मेथड पहले नहीं लिखी, अभी तो आफ्टर मेथड पहले लिखी, लेकिन कॉल फिर भी कौन हो रहा है? पहले बिफोर क्लास की हो रहा है। यानी कि आप लिखने का सीक्वेंस कुछ भी रखो, लेकिन एग्जीक्यूशन का एक फिक्स सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस कौन कंट्रोल करते हैं? एनोटेशन। पहला कॉल बिफोर क्लास को जाना चाहिए, @बिफोर क्लास को, तो @बिफोर क्लास को ही जाएगा। लिखो कहीं पर भी। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है। सो मैं इस कोड का भी स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। ठीक है। बट ये सब कुछ उस वर्ड फाइल में भी सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स है। इसमें रन कॉन्फ़िगरेशन का भी है क्या उसमें स्क्रीनशॉट? चेक कर लेता हूँ, जो कोई 1 मिनट, इसको जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में भेजता हूँ मैं।
उसमें शायद पांचों स्क्रीनशॉट, पांचों एनोटेशंस नहीं लिखे हैं, बट आपको पांचों लिखने हैं, ठीक है। बिफोर क्लास, बिफोर मेथड, टेस्ट, आफ्टर मेथड, आफ्टर क्लास, ठीक है। देन एग्जीक्यूशन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका लाइब्रेरी का वर्जन देख सकते हो। ये चेक करना है कि ये ठीक से रन हो रहा है क्या। देन एक्चुअली टेस्ट क्लासेस कैसे डिजाइन करते हैं हम बाद में देखेंगे। यहाँ से हमारा टेस्ट एनजी का टॉपिक शुरू होता है। एक बार टेस्ट एनजी कंप्लीट हो गया तो समझ लेना ऑटोमेशन का मेजर सिलेबस खत्म। इज इट क्लियर? तो इसी वजह से प्रिपरेशन ठीक से करो। आपका एक्सपीरियंस बस यही पे घूमता है, पॉम क्लासेस और टेस्ट क्लासेस। इसके बाद जो भी हम एक्स्ट्रा क्लासेस बनाएंगे यहाँ पे, दैट इज नॉट कम्स अंडर योर एक्सपीरियंस, गॉट इट? वो सिर्फ फ्रेमवर्क कैसे दिखता है, कैसे बनता है, उसके लिए समझाऊंगा। इज इट क्लियर? तो आपको पॉम क्लासेस की और टेस्ट क्लासेस की ही प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है। पॉम क्लासेस आपको पता है, टेस्ट क्लासेस कौन से, जो हम टेस्ट एनजी एनोटेशन से बनाएंगे, ठीक है। इसमें जो कोड रखेंगे, वो जो स्टेप्स रहेंगे, अगर आपने पहले प्रीवियसली स्टेप्स ऑटोमेट किए हैं ठीक से, तो अभी आपको इधर ज्यादा मेहनत नहीं लेनी पड़ेगी। मैं जो पढ़ाऊंगा इसके बाद सिर्फ आपको आधा घंटा भी करेंगे तो आपके सारे प्रोजेक्ट अपडेट हो जाएंगे, आपका फ्रेमवर्क रेडी होगा। लेकिन अगर आपके पास पुराने प्रोजेक्ट ऑटोमेटेड नहीं है तो या तो इधर टाइम देना पड़ेगा या फिर आपको पता है फिर सब छोड़ देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी।